पाठ की विज्ञान, इसमें दहन और ज्वाला, ये दहन और ज्वाला पढ़ाया जाएगा। इनके प्रश्न उत्तरों को आपको अच्छे से करने हैं, देखना है प्रश्न उत्तर। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाहे कहलाते हैं। मतलब जो पदार्थ जिसमें हम आग लगाते हैं और जलता है तो क्या है, वायु की उपस्थिति में जलता है, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जब हम किसी पदार्थ को दाह करते हैं माने जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा निकलती है और प्रकाश होता है। ठीक है। फिर दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ठीक है, कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के नहीं जलेगा। कोई भी दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। इसके बाद ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। किसी पदार्थ को जलाते हैं तो उसके न्यूनतम ज्वलन ताप पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का जितना ना कम से कम ज्वलन ताप होगा उतना ही जल्दी उसमें आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जैसे पेट्रोल हो गया और मिट्टी का तेल हो गया, इनका जो ज्वलन ताप है तो बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए सामान्यतः जल का ही प्रयोग करते हैं, पर विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। इसके बाद दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, फिर विस्फोट आदि। आदर्श ईंधन सबसे अब इसके बाद आदर्श ईंधन में चलेंगे। आदर्श ईंधन सबसे सस्ता ईंधन है, आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से जलने वाला है और आसानी से दहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीमान उच्च होता है। यह ऐसी गैस से अथवा अवशेष नहीं छोड़ता, माने ये जो आदर्श ईंधन है तो कोई गैसें और अवशेष नहीं छोड़ता और पर्यावरण को प्रदूषित ये नहीं छोड़ता, जो पर्यावरण को भी कम प्रदूषित करता है। इसके बाद ईंधनों की दक्षता एवं मूल्य पर परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधनों की दक्षता एवं मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। इसके बाद ऊष्मी ईंधन दक्षता को ऊष्मीमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका ऊष्मीमान ईंधन दक्षता का ऊष्मीमान क्या होता है, किलो जूल प्रति केजी, प्रति केजी, ठीक है, किलोग्राम। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णयन का कारण बताया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयले, डीजल तथा पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। फिर आगे हम चलेंगे अभ्यास में। अभ्यास का कुछ प्रश्न है, इन अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा की आपूर्ति आवश्यक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन की परिस्थिति की सूची में दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है। जैसे हम किसी पदार्थ का दहन करेंगे तो उसमें क्या होगा, वायु आवश्यक है। पहले तो ईंधन आवश्यक है जिसको हम दहन करेंगे, इसके बाद वायु आवश्यक है जिसके माध्यम से वो जल सके, और ऊष्मा, जब उसको ऊष्मा दहन के बाद ऊष्मा देता है, यह आवश्यक है। और थोड़ी सी ऊष्मा उसको चाहिए भी, गर्माहट रहेगी तब उसका ज्वलन ताप कंप्लीट होगा और उस ताप पर वो जलेगा, जिससे ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है और सही मात्रा में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए।
इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में लकड़ी और कोयला जलने से वायु का, जब लकड़ी और कोयला जलता है, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। जैसे लकड़ी या कोयला जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हुई, तो वायु का प्रदूषण हो गया। ठीक है। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फिर जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। किसी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो जलाने से पहले उसको गर्म करना पड़ता है, और वह जब तक अपने ज्वलन ताप तक गर्म नहीं हो जाता तब तक उसमें आग नहीं पकड़ती। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ठीक है। जैसे तेल में लगी हुई आग है तो उसको हम पानी डालेंगे तो नहीं बुझ पाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। ठीक है। जो सीएनजी है तो सीएनजी क्या करता है, प्रदूषण कम फैलाता है। तो देखेंगे, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो दमा जैसे श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी इस प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। तो इस प्रकार से ये जो सीएनजी है, सीएनजी का उपयोग शहरों में कम, सीएनजी के उपयोग से शहरों में कम प्रदूषण होगा। आगे देखेंगे, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। लकड़ी और एलपीजी देखना है। एलपीजी का क्या है, लकड़ी के तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब ये अंतर है। देखना, एलपीजी में इसका उष्मीमान बहुत ऊंचा होता है। जो एलपीजी है तो इसका उष्मीमान बहुत ऊंचा होता है, और लकड़ी का उष्मीमान एलपीजी की तुलना में कम होता है। लकड़ी का एलपीजी की तुलना में लकड़ी का उष्मीमान कम होता है। नंबर 2, एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसलिए इसे जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती। ठीक है। एलपीजी को जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती, इसका ज्वलनांक कम होता है। ठीक है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर आगे देखेंगे, यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। जो एलपीजी है तो बिना धुआं के ही जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। यह और लकड़ी क्या है, धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। फिर एलपीजी में देखेंगे, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती। एलपीजी को जलाया जाएगा तो कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होगी, और लकड़ी को जलाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा कम वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नंबर 5, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। एलपीजी को आसानी से भंडारित किया जा सकता है, और इसे ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। नंबर 6, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। जैसे एलपीजी को जलाया गया तो अवशेष नहीं बचता, और इसको जलाने पर अवशेष बचते हैं। राख के रूप में अवशेष बच जाते हैं। आगे देखेंगे, कारण बताइए। कुछ प्रश्नों का कारण बताना है। विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 2 है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। अभी आपने अंतर पढ़ा इसका। फिर कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। देखेंगे इनका उत्तर क्या है। तो
विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है और जब वह पानी किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाएगा तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे इसकी मृत्यु भी हो सकती है। क्या होता है? पानी विद्युत का सुचालक होता है और पानी फेंकने वाले व्यक्ति को झटका लग सकता है, इसलिए विद्युत से लगी आग में पानी से नहीं बुझाना चाहिए। इसके बाद एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। इसको देखना है। एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, उसमें मान अधिक होता है और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। आप लोगों ने अंतर में भी पढ़ा है, अंतर से भी लिख लेंगे। इसके बाद हम जानते हैं, अब एल्यूमिनियम वाला हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम क्या है? ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं जल सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। आगे देखेंगे, मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। यह मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती। इसमें देखने हैं, सबसे नीचे मोमबत्ती सबसे कम गर्म, ये सबसे कम गर्म भाग होता है बीच का। फिर बिना जलती मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये आंतरिक क्षेत्र है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये जो मध्य भाग है जो कम गर्म होता है, आंशिक दहन वाला भाग है। सबसे गर्म भाग और पूर्ण दहन बाह्य भाग, जो क्या होता है? नीला होता है। जो नीला होता है तो पूर्ण दहन हो रहा है, ऊपर की ओर पूर्ण दहन हो रहा है और सबसे गर्म है। और बीच में क्या है? कम गर्म है। आगे देखेंगे 7 नंबर, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो इसको बताएंगे। पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, अतः आग नियंत्रित हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। मैंने दूसरा लाभ है कि जो CO2 है तो क्या होती है? विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती, वैसा कि वैसा ही विद्युत उपकरण बच जाते हैं। फिर आगे है, सिलेंडरों से छोड़े जाने वाले पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। 9 नंबर में
हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। समझाइए। यहाँ ज्वलन ताप निर्भर करता है। आगे देखेंगे उत्तर में, हरी पत्तियों को ढेर को जलाना कठिन होता है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उसके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उसका ताप उसके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती है, क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा उसके ताप को शीघ्र ही उनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलन शुरू कर देती है। यहाँ पर ज्वलन ताप निर्भर करता है। आगे देखेंगे 10 में, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो ऊपर वाली नीली लौ के साथ जो जलती है, तीव्र। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लौ वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसी धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उसे पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 11 नंबर, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का मान 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो ईंधन की मात्रा 4.5 kg माने 4.5 kg और ऊष्मा उत्पन्न होती है 1,80,000 किलो जूल। तो ईंधन का ऊष्मीय मान, ये सूत्र है, ईंधन का ऊष्मीय मान बराबर ईंधन से उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन की मात्रा। इसमें भाग कर देंगे, इसका आ जाएगा 40,000 किलो जूल प्रति केजी। फिर क्या जंग लगने के पराक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। जैसे लोहे में जंग लगता है तो जंग लगने की क्रिया को क्या दहन कहा जा सकता है, इसकी विवेचना करना है। तो नहीं, जंग लगने के पराक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि दहन एक तीव्र पराक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन पराक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है, जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तेरह नंबर, आविदा और रमेश ने एक प्रयोग किया। इसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा, ये देखा गया इस प्रयोग में। तो रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसके बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा, जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आविदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः
रमेश के बीकर का पानी अविदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। तो इस प्रकार से इस पाठ का, इसमें 13 क्वेश्चन दिया था, 13 क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर पढ़ें और आप लोग वीडियो को देखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो इस अध्याय के अभ्यास का सभी प्रश्न आप कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।